बिहार का बॉस कौन? सभी के मन में यही सवाल है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज बिहार में चुनावी रण का असली आगाज हो गया है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और मंच पर अमित शाह के तेवर गूंजते हुए भी आज नजर आए, क्योंकि छपरा की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वार किया है और उन्होंने कहा है कि अब की बार बिहार एनडीए का और बहुमत ऐसा होगा जैसे बीते 20 सालों में नहीं देखा गया। भीड़ से एनडीए के लिए उन्होंने मुट्ठियां भी बंधवाई, जनता से अपील की कि बिना डरे बिना दबाव के एनडीए को वोट दीजिए और कहा कि बिहार का विकास सिर्फ हमारी सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। तरैया के जनक सिंह हो या आमनौर के कृष्ण कुमार मंटू, शाह ने उन्हें मंच से खड़ा करवाकर जनता से आशीर्वाद भी दिलवाया। वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस चुनावी रण में अब तक गायब है, ना कोई रणनीति ना कोई संदेश, बस खामोशी। अब सवाल ये है कि क्या बिहार का जनादेश फिर एनडीए के साथ जाएगा या जंगल राज के यादों को जनता हमेशा के लिए दफन करने जा रही है? तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको वो सुनवाएंगे। कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5 से भी अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। पिछले 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। श्री राहुल गांधी जी देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं। वोट की घटिया राजनीति के लिए वो लगातार जो घिनौना आचरण कर रहे हैं, जो फर्जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो वह फोटो सेशन कराने के लिए, पीड़ित की पीड़ा दूर से कोई लेना देना नहीं, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वो वहां पर गए हैं। जंगल राज के पुरोधा आज फिर खर्ची और पर्ची वाली लूट की सरकार बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नालायक नुसिखिए नाकामयाब युवराज और युवरानियों को लुट्टू टोले को मौका नहीं सजा देने की तैयारी में है। जिनके नाम जंगल राज, अपहरण, हत्या और लूट से जुड़े हों, वो आज विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। जिनके समय नौकरी, भगवान की दया है, कृपा है कि हमारी एनडीए की सरकार और आपने बीजेपी की साइड से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। मैं आपके विजय की कामना भी करता हूं और जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है चारों तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए देश में बहुत सरकार अच्छी से चला रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार फिर एक बार सुशासन के पद पे आगे बढ़ेगा। चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है। एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिहार का सबसे ज्यादा प्यार भी है और हमेशा बिहार ने अधिकार भी जताया है। तो मैं मानता हूं मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा सब अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं नॉमिनेशन। 2020 में जितना सीट मिला था कांग्रेस को, उतना इस बार मिल नहीं पा रहा है। वही विवाद है, उस विवाद को आप लोग इधर ले आते हैं। असली विवाद हम लोगों में कोई विवाद कहीं न कहीं जो चुनाव चयन समिति है उसकी कहीं न कहीं इस मामले में कमी रही है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। नहीं, इसकी तो कमी है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से सांसदों को या जो विधायक पहली बार जीत के आए, कुछ हो गया है भाई, सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते? वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं?
अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। इसका मतलब ये है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है, मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और इसी मुद्दे पर हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद से खास बातचीत की है। सुनिए। मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हम बात करते हैं इसी मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद साहब से। राजीव जी, अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात किया, कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के केवल वरिष्ठ नेता ही नहीं है, एक कुशल रणनीतिकार हैं, कई बड़ी जीतों के सूत्रधार भी हैं। चुनाव अभियान में एनडीए को कैसे बेहतर से बेहतर नतीजे मिले, उनकी भूमिका बेहद अहम है। तो आज की बैठक उस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी। क्या बात हुई दोनों के बीच मुलाकात में? देखिए, जब भी दो राजनेता मिलेंगे तो निसंदेह राजनीति उसका प्रमुख एक कारक होगा और चुनाव सामने है। चुनाव अभियान का संचालन कैसे हो, क्या कुछ किया जा सकता है, यही सारे सवाल रहे होंगे। लगातार चर्चा हो रही है बिहार में कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या आप लोग सोच रहे हैं? फिर बनेंगे, और ये तो आप 2020 में भी देख चुके हैं जब हमारी सीटें कम हो गई थी। नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा था प्रधानमंत्री जी को कि हमारी सीटें कम हो गई, बड़ी पार्टी बीजेपी है, वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके चेहरे पर हम लोग लड़े हैं और आप ही फिर अगले मुख्यमंत्री होंगे, और फिर नीतीश कुमार जी ने अपनी मंजूरी दी। तो कमोबेश ये परंपरा है, अन्य राज्यों की बातें बिहार में नहीं होती हैं। बिहार में परंपरा है जिसके चेहरे पर हम लड़ते हैं। अगर उस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो फिर वही चेहरा मुख्यमंत्री होता है। खबरें चल रही हैं नीतीश जी नाराज हैं, ये है पाला बदल सकते हैं, क्या है खबरें? ये जानबूझकर के अफवाहें फैलाई जाती हैं, इससे मतदाता भ्रमित नहीं हो रहे हैं। ये समाचार माध्यमों में जो चीज़ें चलती रहती हैं उसको तवज्जो अब जनता भी नहीं देती है। क्यों नाराज होंगे? मिलकर हम काम कर रहे हैं। केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। बिहार को हर संभव केंद्रीय सहायता भी मिल रही है, बड़े फैसले हम ले रहे हैं, जनता के बीच नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत उन्होंने स्वयं की है, इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। जो महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, ये जख्म काफ़ी गहरे हैं। अब तो आज पहला चरण समाप्त हो जाएगा और आप देखेंगे अनेक सीटों पर इनकी जोरदार भिड़ंत आपस में होने जा रही है, जिसका फ़ायदा भी हम लोगों को मिलेगा। अप्रूवल रेटिंग्स जो भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी जनता की पहली पसंद है। एक बड़ी जीत और वो जनता के आशीर्वाद से संभव है। हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार फिर से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2025 में अगर जनता एनडीए पर भरोसा करती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, पटना। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। महागठबंधन में सीटों पर पेच फंसा नजर आ रहा है। इसी बीच हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर से खास बातचीत की। सुनिए। चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है और कई पार्टियां जो है अपनी तैयारी कर चुकी है, कई पार्टियों की लिस्ट आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस से मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी है। सर, बहुत लंबा इंतजार हो गया है, लिस्ट नहीं आई है। इंतजार की घड़ी हमेशा अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि सचमुच सूची तो नहीं आई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के सहमति से अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी दे रहे हैं और नामांकन भी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी सीटें अब भी हैं जिन सीटों पे हम सबों की इच्छा है, तो मुझे लगता है वो भी 2-4 घंटे में क्लियर हो जाएगा। उस क्लियर होते ही सूची सार्वजनिक की जाएगी कि कौन से साथी कितने सीटों पे लड़ेंगे और सीट कौन कौन सा होगा।
अभी सबकी नजरें जो है महागठबंधन की सीट शेयरिंग वाली लिस्ट पर टिकी हुई है, तो उसमें कुछ आप क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब हम सूची सार्वजनिक नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में एक संशय तो निश्चित तौर पर बनी होती है कि इंडिया गठबंधन के कौन से दल कौन से सीटों पर लड़ेगा, संख्या उनकी क्या होगी, तो ये संशय है। परंतु हम जो प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं, प्रत्याशी नामांकन की प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो एक हद तक घटा तो छाया समाप्त हुआ है, परंतु कुछ सीटें ऐसी है जिसके कारण पेच है वो भी क्लियर हो गया है। तो आज रात तक इन तमाम विषयों पे जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कल तक मुझे उम्मीद है कि सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। विपक्ष पे हमेशा आरोप लगता हुआ नजर आता है कि एक बड़ा मुद्दा है घुसपैठी और बांग्लादेशी। कहते हैं कि विपक्ष जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आरोप लगता हुआ नजर आता है। आपको आश्चर्य नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पटना आते हैं, पूर्णिया आते हैं, कहते हैं कि SIR सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि घुसपैठी को पकड़ना है। SIR होता है, एक घुसपैठी प्रधानमंत्री से पकड़े नहीं जाते। घुसपैठी पकड़ना प्रधानमंत्री का काम है, गृह मंत्री का काम है, या बिहार के गृह मंत्री का काम है। अगर उनसे एक घुसपैठिया नहीं पकड़ाया तो प्रधानमंत्री फेल, गृह मंत्री फेल, मुख्यमंत्री फेल। अगर घुसपैठिया है, अब उनसे पकड़ा नहीं रहा है तो फेल कौन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, चूँकि वो गृह मंत्री हैं। अगर नहीं है तब ऐसा बोल रहे हैं तो झूठा प्रधानमंत्री, झूठा गृह मंत्री, झूठा मुख्यमंत्री। तो SIR ने साबित कर दिया है कि उनसे एक घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया। तब भी प्रधानमंत्री को लगता है कि घुसपैठिया है तो प्रधानमंत्री को पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, एक बेहतर और काबिल आदमी को प्रधानमंत्री बनने का मौका देना चाहिए, गृह मंत्री को पद से त्यागपत्र देना चाहिए, एक नौजवान और बेहतर को गृह मंत्री बनने का मौका देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहना चाहिए, चूँकि वो टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे होते हैं, उनका न कोई अब आधार रहा न अस्तित्व रहा, सिर्फ पुराने अस्तित्व के नाम पर वो जीना चाहते हैं। चूँकि अस्तित्व विहीन नीतीश कुमार सिर्फ 4 अधिकारी और 3 पहलवान के माध्यम से चल रहे हैं, जो ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं और संजय झा हैं। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयांश, सुदर्शन न्यूज पटना। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन कुमार जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सैफ अली खान जी हैं। सैफ अली जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता मनोज बैठा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी आपका बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जिया खान जी हमारे साथ है। जिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीधा चर्चा की शुरुआत बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी आपसे ही करूंगी। अरविंद जी, जिस तरीके से अमित शाह ने आज दावा किया है कि बिहार में एनडीए को बहुमत दिया जाएगा, क्या इस भरोसे की नींव क्या है? इतना भरोसा? देखिए, भरोसे का नींव हमारा काम है। काम बोलता है, आप सुने होंगे। हमें लगता है कि सहमत भी हो गए कि अगर हम अपना भरोसा जो 5 साल नहीं 2005 के बाद से जो बिहार में किए हैं, हमारा भरोसा उन्हीं पर है। और अमित शाह जी भी उन्हीं बातों को लेकर वो दावे कर रहे हैं कि देखिए, आदमी को अपने काम पे घमंड नहीं, देखिए स्वाभिमानी तो होना चाहिए ना। और ये मेरा स्वाभिमान है, घमंड नहीं बोल रहा है। और एक बहुत बड़ी चीज है कि 2005 के पहले हमारे जो आज के दिन विपक्ष में बैठ रहे हैं, उन लोगों को सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता ने भरपूर मौका दिया। आखिर उनको हटाकर 2005 में हमें मैंडेट दिया और आज तक एनडीए की सरकार ही क्यों है? जनता का आशीर्वाद है। और 5 साल के बाद रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल तभी हो रहा है कि हमारे काम पर जनता को भरोसा है और उन्हें यह विश्वास है बिहार के लोगों का कि एनडीए की सरकार बिहार में केंद्र से मिलकर बेहतर काम कर रही है। और हमारा भरोसा शिवांगी यही है। और आप अनुभव कर रहे होंगे, अगर बिहार आई होंगी या बिहार कभी कोई आए होंगे तो पहले और अब में बहुत अंतर दिख रहा होगा। अब ये अंतर दिख रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। आप बिहार का परसेप्शन बीच में 2005 के पहले कैसा था? वो ये था कि बिहार में लोग आने से सोचते थे, बाहर के आने के बाद तो सोच
यहाँ के लोग भी 5 बजे के बाद बच्चे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते। ये दहशत आज के दिन आप बिहार में आ जाए, एयरपोर्ट हो, पटना स्टेशन पर 2 बजे रात को उतर जाए और बिहार के किसी भी कोने में आपको जाने में हिचक नहीं होगी। चलिए ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि पूरे तरीके से एनडीए के द्वारा बिहार में विकास किया जा रहा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार जी है। नवीन जी, अमित शाह ने सीधा दावा कर दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो बिहार का विकास है वो एनडीए के हाथों में है। तो ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस पार्टी कोई विकास नहीं कर रही है, विकास की बात एनडीए ही करती है। कांग्रेस पार्टी के दावे और वादे कहां पर हैं? नवीन जी। शिवांगी जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अमित शाह जी आए हैं, तो मेरा मानना है कि अमित शाह जी जब गुजरात से जब बिहार आए होंगे ना, तो उनको खुद पता चल गया होगा एनडीए ने कितना विकास किया है। और लेकिन अलग बात है, चूंकि पार्टी है तो झूठ फरोख्त को तो परोसना इनका काम है। जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से महागठबंधन की सरकार आ रही है और कांग्रेस ने क्या विकास किया है, तो वो भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। खुद जिस एम्स में जाकर के अपना इलाज करवाते होंगे वो कांग्रेस की देन है। तो ठीक है, ये एम्स में चाहे आईआईएम हो, आईआईटीज हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, जेएनयू हो, ये एएमयू हो, सब ये जो है ना कांग्रेस के कालीन में ही बना हुआ है। ये जो अनाज जो वितरण करके 2 रुपए और 3 रुपए गेहूं और चावल का जो है, जो जनता के तक पहुंच की जो आइडिया जो है, विजन जो है, वो कांग्रेस का दिया हुआ है। तो और अमित शाह जी गुजरात से सिर्फ यहाँ आकर के पिछली बार भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि 1.25 लाख करोड़ विशेष पैकेज। तो मैं अरविंद जी से पूछना चाहूंगा कि किस मुंह से आप 2020 के बाद 25 में आकर के फिर से वही सारी वादे आप कर रहे हैं? आपको खुद विश्वास नहीं है कि आपने विकास किया है? तो कांग्रेस के विकास की बात ना करें, कांग्रेस खुद विकास कितना किया है वो खुद आज जो है यहाँ पे अरविंद जी, तो वो उसी विकास का ही फल है। क्योंकि अगर इतने अच्छे कॉलेज, इंस्टीट्यूट और ये सारे संस्थान होते इसरो जैसे, तो आज ये स्थिति नहीं होती देश की। ये मंदिर मस्जिद सब कुछ सही है, लेकिन सबसे पहले जनता को ना पढ़ाई और कमाई और लड़ाई ये सब जो है ना उसका जरिया चाहिए, पढ़ाई करने। आज बताइए एनडीए की जो बात करें बिहार में, खासकर मैं बिहार से आता हूँ, बिहार का मैं सहरसा जिला से आता हूँ। आपको मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अरविंद जी से कि बिहार में अगर आप सहरसा गए हैं तो कितना आपको वहाँ रोड की स्थिति ठीक है, वहाँ का जो जल जमाव का समस्या है, वहाँ कोई भी मतलब विकास के नाम पे जीरो ठप है। आप जहां से भी अरविंद जी आते हैं वहां के बारे में ही बता दें, मैं वहां के बारे में इनको बता दूंगा कि कहाँ क्या चीज है जिस भी जिले से। ठीक है अरविंद जी देखिए, विकास के दावे किए जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विकास नजर नहीं आता है। इनको बताइए कि आपकी पार्टी ने कहाँ विकास किया है? सहरसा की सड़कें सही नजर नहीं आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, नवीन जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जिसके नाम सुनकर रूहें कांप जाती थी। मैं जहानाबाद क्षेत्र से आता हूँ और दर्जनों नरसंहार हमने खेले हैं। इतनी विधवाएं आज भी हैं। आज के वो लड़के 30 साल 35 साल के हो गए हैं जिनकी माँ विधवाएं थी। एक गांव में 50-50 लोगों का सामूहिक नरसंहार होता था। मैं उस जगह से हूँ और सेनारी नरसंहार का नाम सुना होगा। तो ये एक परसेप्शन बदला है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और शिवांगी जी, हमको लगता है कि अगर विपक्ष का भी सकारात्मक अगर रवैया रहेगा तो हम दोनों मिलकर बिहार का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर दोनों का एजेंडा एक ही है। और मैं कह दूं, आप सहरसा पटना से 2.5 घंटा भी नहीं लगता है जाने में, इसको आप बाई रोड। और आप बता दें, मैं गया हूं बाई रोड, आप जाएंगे तो आप चाहे आप बिजली की कनेक्टिविटी देख देंगे, आप सड़कें देखे, पुल की देख लीजिए, या फिर वहां आप रेल लाइन से भी अगर जाना चाहें। आप क्या बात कर रहे हैं? 2.5 घंटा तो छपरा जाने में नहीं लगता है, जिसकी किलोमीटर लगभग सहरसा से तो बहुत कम ही होगा। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन देखिए मेन मुद्दा जो है वो विकास का है। बिहार में विकास कितना हुआ है ये देखना है, क्योंकि जनता विकास देखती है। बातें तो सभी करते हैं। सैफ अली खान जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बने हुए हैं। सैफ अली जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगल राज का, चलिए सैफ अली खान जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता मनोज बैठा जी भी है। मनोज जी, देखिए जन स्वराज पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम विकल्प है, लेकिन क्या लगता है कि विकल्प की जमीन है, विकल्प बचा हुआ है? मनोज जी, क्या हुआ जिसकी भी सरकार हो, क्या 100% वोटर उसको वोट देते हैं? 38 से 40% जिस भी पार्टी को वोट मिल जाता है, जिस भी गठबंधन को वोट मिलता है, उसकी सरकार बन जाती है। 60% लोग वोट किसी दूसरे को देते हैं। 28% वोटर्स लास्ट टाइम ऐसे थे
जो नोटा को वोट दिया था। तो 28% लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और 60% लोग जो सर्वे है हमने कराया था पार्टी बनाने से पहले, उसमें लोग ढूंढ रहे हैं कि विकल्प हो बिहार में, क्योंकि 35 सालों से महागठबंधन और एनडीए की सरकार है। 1990 जब लालू प्रसाद यादव जी की जो जंगल राज जिसको लोग कह रहे हैं, उसमें बिहार को देखा जाए तो बिहार उसमें भी पिछले पैदान पे था। 2025 है और उसको भी देखा जाए तो पूरे राज्यों की जो सूची बनती है उसमें भी पिछड़ा स्थान है नीति आयोग की जो रिपोर्ट बनाती है। तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव में डेवलप कर रहे हैं? हम ये मानते हैं कि रोड और बिजली पर 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी और उस पर उन्होंने काम किया है। उसके बाद 2 मुद्दे उनके पास रह गई थी, एक जंगल राज, एक बिजली और रोड। 2 मुद्दे पर चुनाव जीते आए हैं। 20 सालों तक बिहार पर राज किया। क्या प्लान उन्होंने रोका? नहीं रोका। क्या भ्रष्टाचार उन्होंने रोका? नहीं रोका। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिहार में ऐसी है कि बिना पैसे के, बिना पैरवी का आपका कोई कार्य नहीं होता। जब चुनाव उनके पास आता है, जब उन्होंने विकास किया है, तो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं। अगर आपने विकास किया है, सब कुछ सही चल रहा है, लोग आपके विकास को समझते हैं, तो इस समय में हमारे और आपके टैक्स के पैसे महिलाओं में या किसी में बांटने की आवश्यकता क्यों है? वो भी लोन दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। वो भी चुनाव के समय में, जब आपकी इतनी समझदारी थी, आप जानते थे इसको बांटना है, तो फरवरी में जो हमारे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, जिसकी डिग्री फर्जी है, वो क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किए कि हमने 10,000 देना है, तो उसमें प्लस माइनस कहाँ करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, वो बजट में निकालना चाहिए ना, नहीं निकला। जब चुनाव आया तो इन्होंने वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए। जो एक्स्ट्रा मनी उन्होंने बढ़ाया, वो किस बजट में इनको इंक्लूड किया? कुछ नहीं है। ये इतने डरे हुए हैं, उनको लगता है कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और जन स्वराज एक विकल्प के रूप में महागठबंधन एनडीए के सामने एकदम पत्थर की जैसे खड़ा है। इनको हटाना इनको मुश्किल लग रहा है। देखिए, विकास की बयार कितनी है और कौन सी पार्टी कितनी टिकी हुई है, ये जनता पर ही निर्भर है और जनता ही डिसाइड करेगी। आरजेडी के प्रवक्ता सैफ अली खान जी हमारे साथ आ गए हैं। सैफ अली जी, देखिए, आज भी अमित शाह ने जंगल राज का जिक्र किया है। क्या आरजेडी अपनी ये जंगल राज वाली इमेज नहीं हटा पाई है? अमित शाह जी को मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो गृह मंत्री रहते हुए उनके पास एनसीआरबी का डेटा मौजूद नहीं है। ये कैसे दिशाहीन गृह मंत्री हैं। इनका काम सिर्फ अदानी और अंबानी से लाइजनिंग करना है। पहले भी ये हाउ गली में ग्रांट रोड पे जो डायमंड मार्केट है, उस पे भी छोटी मोटी लाइजनिंग करते थे। अब थोड़े बड़े लाइजनर हो गए, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से लाइजनिंग करते हैं। उनको ये पता नहीं एनसीआरबी का डेटा क्या था। जब बिहार में हमारी सरकार थी तो हम 17वें स्थान पे थे एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक क्राइम रिकॉर्ड में। अब 7 पे भी आ गए, लेकिन अभी दूसरे और तीसरे पे बिहार चल रहा है। कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। बिहार में करीब 55,000 हत्याएं इन 20 सालों में हुई हैं, जिनमें 2,000 लोगों को भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। लाखों औरतों के साथ रेप हुआ है, करीब 1.25 लाख डकैतियां हुई हैं। ये डाटा इनके पास शायद मौजूद नहीं, इसके लिए जंगल राज की बात करते हैं। हमारे जन सुराख पार्टी के भाई सुराख में ऐसा छेद है इनको कि ये कह रहे 28% ने बिहार में नोटा को वोट दिया। कब नोटा पे 28% वोट आया, उनके पास डाटा मौजूद है क्या? 29% वोट जी, क्राइम तो आपके समय में भी था, क्राइम तो आपके समय में भी था। ये सब आपके चलिए ठीक है, बने रहिए। आप सभी सीधा राजनीतिक विश्लेषक जिया खान जी के पास आएंगे। जिया जी, क्या देख रहे हैं आप बिहार चुनाव की जो राजनीति कहें, रणनीति हम कहें, क्योंकि एक तरफ देखिए विकास की बात हो रही है और एक तरफ जंगल राज की बात हो रही है, तो क्या बिहार का चुनाव विकास बनाम जंगल राज की जंग बन चुका है? क्या विश्लेषण आपका? मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी को पैनलिस्ट को जय हिंद। जय हिंद। मैं सबकी बातें सुन रहा था और जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार वो बातें चुनी जो उनको सूट करती है। तो सबने अपने अपने हिसाब से कुछ हद तक सही भी बोला है, लेकिन हमारे जैसे लोगों की मजबूरी ये है कि हमें जो ग्राउंड पे दिखता है हमें उसके बेसिस पर बात करनी होती है। हाँ। 2015 का इलेक्शन जब हम लोग वहां पर काम करने के लिए, जब मेरी शुरुआत हुई थी वहां पर जाने की, तो हम लोगों ने जो चीज वहां पर महसूस किया था कि तो उस वक्त वहां पर क्या होता था, बिजली तो आप
सिर्फ शहरों में ही दिखती थी और कटौती ऐसी होती थी कि वहां पर जो होटल बिजनेस या हॉस्पिटल बिजनेस, ऐसे बिजनेस वाले हमेशा लॉस में होते थे कि उनको जनरेटर चला के काम करना पड़ता था। उस वक्त सबके पास ये छोटा वाला फोन होता था और ये वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगे होते थे। ये फोन आज भी आपके पास है जी? 5 रुपए देकर ऐसे फोन चार्ज होते थे। स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी को मौका मिला और उसके बाद उन्होंने वाकई वहां की सूरत को बदला है। और अब आप उस वक्त का बिहार और आज के बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। जो आजादी, जो वहां पर व्यापार करने की आजादी, पढ़ने की, घूमने फिरने की जो छूट वहां पर दिखाई दी, वो उसके पहले मुमकिन नहीं था। एक चीज और कि ये नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व में ही संभव हो पाया है कि एक्चुअल जो आजादी सबको मिलनी थी। आप जब से ये जो एजेंसियां, मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स बिजनेस को, ये जो लोग अपना सप्लाई करने का बिजनेस जिन कंपनियों का होता है, आप उनका डेटा उठाकर देख लीजिए कि उनकी सेल कितनी बड़ी है। जब खैर शुरुआत तो उनकी बाद में हुई, लेकिन अमेज़न या इसके जैसे जो भी वेबसाइट है, इनके सेल का आप डेटा उठाकर देख लीजिए कि कितनी स्पीड में इनकी सेल वहां पर बढ़ी है। और ये फ्रीली घूमते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अभी एनडीए के जितने भी प्रदेश हैं, उसमें बिहार में नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है वो एनडीए के बाकी मुख्यमंत्रियों के हिसाब से बहुत बड़ा है। और बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार जी का चेहरा वहां बहुत जरूरी है। इसलिए अभी आप देखें, सभी के ऊपर तो करप्शन का एलिगेशन लग रहा है, लेकिन जो लोग भी जेडीयू पर करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पार्टी में करप्शन है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी की छवि अभी भी बेदाग है, उन पर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है। और यही सेम चीज कांग्रेस के लिए भी लागू होती है कि जो वहां पर कैडर है वो पूरे तरीके से आरजेडी का है, तो कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो आरजेडी को साथ लेकर चले। तो कुल मिलाकर जो इतने सालों का कार्यकाल नीतीश कुमार जी का है, उसको देखकर जनता के मन में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत है। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। नवीन जी, जिस तरीके से, ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है। नवीन जी, जिस तरीके से हम एनडीए की बात करें, इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, नीतीश कुमार को मेन चेहरा बनाकर पूरे चुनाव की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो अभी तक चेहरा सामने नहीं लाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले देखिए सीट शेयरिंग पर जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आया, फिर जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी हुई, तमाम बातें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी महागठबंधन सामने नहीं ला रहा है। अगर तेजस्वी यादव के चेहरे की बात करते हैं तो पहले कांग्रेस सहमति नहीं जताता है, तो क्या मुख्य इस बार किस चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन? जी शिवांगी जी, सबसे पहले मैं तो जिया खान जी का एक मतलब जो उन्होंने अभी छोटा फोन दिखा करके आईफोन की बात कर रहे हैं या एंड्रॉयड फोन की बात कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी और या कोई भी मुख्यमंत्री जो होंगे, उनका ये करिश्मा ही नहीं हो सकता कि 2G के पहले 5G ले आएंगे, है ना। पहले कीपैड ही फोन आया था, आविष्कार जैसे जैसे हुआ है वैसे ही आकर के आज है ना एंड्रॉइड आया है। एक मिनट जिया खान जी, हम भी आपको बोल लेते हैं, आप रुक जाएंगे। और जहां तक बात रही विकास का, तो विकास ये फोन का विकास नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है, उसका कितना विकास हुआ है वो मैटर करता है। वो अगर आज पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, इसका रेशियो देखिएगा तो बिहार सबसे पीछे अवस्था में। एक भी कॉलेज की सुविधाएं नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय जो है नया नहीं बना है, जो पुराना है वही बना हुआ है, एक आध को छोड़ दे तो। एम्स का जो है वो सुविधाएं, आपको पटना एम्स बना, उसके बाद कोई दरभंगा एम्स कागजों में बन के रह गया है। तो विकास 2005 में, जैसे जन स्वराज वाले साथी हमारे बताएं, 2005 में विकास किए थे नीतीश कुमार जी। उसके बाद विकास जो है ना 2010 के बाद उन्होंने विकास करना ही भूल गया। और जब से एनडीए में खासकर बीजेपी जैसी साथ उन्होंने अपना साथ लिया है, तब से तो नीतीश कुमार जी पे अगर नहीं करप्शन का चार्ज है, लेकिन बाकी के जो विकास की बात है वो कहां? ठीक है अरविंद जी, ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि तमाम विकास बिहार में है और विकास के ही दावों पर पूरा चुनाव है, विकास पूरा गिनवाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2005 के बाद तो हमने विकास देखा ही नहीं है। आप अपने जरा विकास की जो बातें हैं, विकास के जो दावे हैं, जो धरातल पर हमने किए हैं, बीजेपी पार्टी ने जो भी चीजें हैं उसको आप गिनवाइए, क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि बिहार में विकास तो है नहीं। अरविंद जी,
अरविंद जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज हम तक नहीं आ रही है जी। शिवांगी, मुझे लगता है कि बिहार में विकास कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का विकास खत्म हो गया है। और इसमें हमें लगता है कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए कि बिहार में वो आरजेडी के बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, अपनी जनाधार उनकी खत्म हो गई है। तो जब जनाधार नहीं दिख रहा है तो विकास कहाँ से दिखता है? आप इतनी आंकड़े ले ले कि बिहार में आज IIT भी है, NIT भी है, एम्स भी है, जहाँ एक पुल होते हैं वहाँ गंगा पर 6 बड़े बड़े पुल बन गए हैं, इथेनॉल की कंपनियां खुल गई है। तो ये विकास अभी देखिए, अभी नगर नहीं है तो अभी यहाँ से मोकामा चले जाए, 6 लेन पुल गंगा के ऊपर अभी तुरंत बना है जो कनेक्टिविटी करता है नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार को। तो ये सारा चीज इनको दिखनी चाहिए। तो बिहार में विकास की पैमाना क्या है? पर कैपिटा इनकम अभी 63 रुपीज हो गई, 63,000। तो ये बिहार में जहां 1200 रुपए था वो वहां 63 पहुंच गया है। तो ये विकास नहीं दिख रहा है। अगर बिहार में छोटे फोन, इन्होंने ही एक एग्जाम्पल दिया कि छोटे फोन पहले चलते थे, आप बड़े फोन लेके घूम रहे हैं, तो क्या ये खरीदने की क्षमता लोगों में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अगर बढ़ी है तभी तो ये चीज है। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके हम नहीं कह सकते हैं। हम विकास बिहार में जो 2005 के पहले का था, 2005 के बिहार के जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो लोग भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, तमाम आप सभी लोग अपने अपने विकास की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 2005 के बाद विकास नहीं हुआ, आपने पूरी बात अपनी विकास की गिनवाई कि विकास हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है ये विकास की बात पर है। जनता भरोसा करती है विकास पर, बातें तो क्योंकि सब करते हैं, धरातल पर हमें कितना विकास देखने को मिला ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका निर्णय भी 14 नवंबर को होगा कि किस पार्टी ने कितना विकास जनता के लिए किया है और जनता के दावे और वादों पर कौन सी पार्टी उभर कर निकली है। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।